2017 में जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कहते थे कि बीमारू राज्य, उसके बाद 57 महीनों की कड़ी मेहनत, और अब हमें प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कई मंचों पर कि हम दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। देश की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश को दिया, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य कैसे पूरा होगा? इस वक्त हम कहां पर खड़े हैं? सर प्लीज अपना माइक ले लें, आपके पास। जी धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आभारी हूं दूरदर्शन न्यूज़ का कि उन्होंने आज इस महत्वपूर्ण डीडी कॉन्क्लेव में मुझे अवसर दिया अपनी बात कहने का। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस समय 2017 में माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बनी, तो 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद के उत्तर प्रदेश को समझने की आवश्यकता है। और इस बात को मैं एक कदम आगे बढ़कर कहूंगा कि 2014 से पहले इस देश की क्या प्राथमिकताएं होती थी और 2014 के बाद क्या हुई, ये दो महत्वपूर्ण बातें। जिस समय 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो इस देश के आम व्यक्ति को लगा कि अब एक बहुत बड़ा परिवर्तन नजर आएगा, एक विश्वास जनता में जागा, और विश्वास को पूरा करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाने के अभी जो नारा दिया, इसकी शुरुआत मैं कहता हूं कि 2014 के बाद ही प्रारंभ कर दी थी। जब उन्होंने कहा था मेक इन इंडिया, जब उन्होंने कहा स्टार्टअप इंडिया, जब उन्होंने कहा स्टैंड अप इंडिया, तो वो बहुत सारी योजनाएं जो एक छोटे उद्यमी के लिए आवश्यक थी, जो उसको संसाधन की जरूरत थी, वो उन्होंने दी। मुद्रा योजना के माध्यम से छोटे काश्तकारों को, छोटे व्यक्तियों को काम करने का जो उन्होंने एक रास्ता दिखाया, आम आदमी की जरूरतें को पूरा करने की बात करी। पहले राजनीति जाति के आधार के ऊपर होती थी, संप्रदाय के आधार के ऊपर होती थी, परिवार के आधार के ऊपर होती थी। उस राजनीतिक परसेप्शन को पूर्ण रूप से बदलने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जातिवाद की, संप्रदायवाद की, विघटनवाद की राजनीति को समाप्त करके विकासवाद की राजनीति के ऊपर चर्चा की। अभी आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करी, और उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर कैसे बढ़ेगा। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता होती है कि जिस समय इस प्रकार के कॉन्क्लेव्स होते हैं, तो उस समय देश की इकोनॉमी के बारे में चर्चा होती है। पहले देश की इकोनॉमी के बारे में चर्चा नहीं होती थी। पहले इस बात की चर्चा होती थी कि रैंसम किस प्रकार से लोग मांग रहे हैं। पहले इस बात की चर्चा होती थी कि कौन सी जाति और कौन सी बिरादरी का काम करेंगे। आज प्रधानमंत्री जी का हर एक विजन, हर एक सोच को देश आगे बढ़ रहा है, और उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। आज प्रदेश की जिस समय जीडीपी की बात है, जिस समय इकोनॉमी की बात है, जिस समय रोजगार की बात है, जिस समय एक मैंने कहा ना, एक अभी आपने बताया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हम 2014 से पहले बाद 14वें स्थान पर थे, आज हम दूसरे स्थान के ऊपर आए। लीड्स की रैंकिंग में हम 2 वर्षों के अंतर्गत 13वें स्थान से 6ठे स्थान के ऊपर आए, लॉजिस्टिक ईज ऑफ डूइंग। आज हम उस स्थान के ऊपर आए। आज ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अभी मेरे से पहले वाले सेशन में आप एक्सप्रेसवेज की बात कर रहे थे। हम सबको मालूम है कि ये पुरानी सेइंग है कि रोड्स लीड टू द प्रोग्रेस ऑफ द स्टेट। तो जो सड़कें हैं प्रदेश की प्रगति की तरफ जुड़ती हैं। अभी माननीय केशव जी ने यहाँ पर बताया कि एक एक्सप्रेसवे पिछली सरकार ने बनाया। मैं क्योंकि एक्सप्रेसवे को देखने की जिम्मेवारी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के नाते से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पार्टी ने मुझे दी है, वो भी पूरा नहीं था, 70% उसके ऊपर काम हुआ था, उसको भी पूरा करने का काम हमने किया। पूर्वांचल की एक लाइफ लाइन बनी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की घोषणा करी जी, और उस समय घोषणा के बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का एक विचार आया, और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आज लगभग 75-80% बनकर तैयार हो गया। आज जिस समय ये दो पिछड़े हुए क्षेत्र होते थे उत्तर प्रदेश के, चाहे बुंदेलखंड हो चाहे पूर्वांचल हो जी, आज इसको भी मेन स्ट्रीम लाइन की और मेन प्रगति के पथ के ऊपर साथ में जोड़ने का काम किया गया। आज इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती है। 2017 से पहले यूपी में इंडस्ट्रीज के बीच में और इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के बीच में डिस्कनेक्ट था। आज वो डिस्कनेक्ट समाप्त होकर एक स्ट्रांग बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप के रूप में हमारे सामने आया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस समय 2018 में इन्वेस्टर समिट का यहाँ पर उद्घाटन किया था 21 और 22 फरवरी को, तो मैंने उनकी उपस्थिति में एक बात कही थी। मैंने कहा उत्तर प्रदेश में अब इंडस्ट्रिस्ट आएगा तो हम उसके साथ समन्वय करेंगे, विल कोऑर्डिनेट विद देम। हम उनको साधन देंगे, हम उनकी सुरक्षा की बात करेंगे। ये सुरक्षा वाला जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
पहले लोगों को लगता था कि उत्तर प्रदेश में जाएंगे सुरक्षित वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कहा कि हम अपराधी और अपराधियों को संरक्षण देने वालों के प्रति जीरो टॉलरेंस रखेंगे, इसके कारण हुई। और हमने संसाधन की बात कही, समन्वय की बात कही, हमने उनकी सुरक्षा की बात करी, हमने उनकी समृद्धि की भी बात करी। ये तो पहले आता था इंडस्ट्रीज तो सरकार के इधर पक्ष के बैठे लोग अपनी समृद्धि के बारे में सोचते थे। जो व्यक्ति विद इन दोज पॉलिसीज हमने ऐसी पॉलिसीज लेकर आए और बड़ी पारदर्शी तरीके से आज देश में उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट्स का, पूरी दुनिया में मैं इस बात को कहूंगा। अभी 10 देशों से एफडीआई उत्तर प्रदेश में आना शुरू हुआ है, करीब 66,000 करोड़, जो मेरे पास फिगर है, हो सकता है थोड़ा बढ़ गया हो। आपने कहा जमीन पर 3 लाख करोड़ रुपए के एमओयूज काम करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन ये जो निवेश है सर, वो क्या केवल नोएडा या फिर गाजियाबाद में आएगा, या फिर ये जो डिफेंस कॉरिडोर या फिर आप पूर्वांचल की बात कर रहे हैं? हम जब समावेशी विकास की बात कर रहे हैं तो ये जो निवेश है, जो 3 लाख करोड़ आया है, जो बाद में हो सकता है 6 लाख 10 लाख करोड़ पे जाए, ये क्या इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आप होते हुए देख रहे हैं? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा सर। नहीं, ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को जरूर कहना चाहता हूं कि ये पूरे उत्तर प्रदेश, देखिए डिमांड और सप्लाई में, जिस समय 2017 में मुझे ये जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई, तो मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर होने के नाते से एक मोटी सी बात मेरे दिमाग में आई जी। मैंने सोचा कि यदि गुजरात 6 करोड़ लोगों का होने के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन में इतना डेवलप कर सकता है, तो वॉट एवर वी प्रोड्यूस दैट कम्स टू द कंज्यूमर, ठीक है, एंड वही है जहां पर कंज्यूमर जो कुछ भी बनता है सिस्टम के अंतर्गत, सबसे बड़ा बाजार आपके पास, सबसे बड़ा बाजार हमारे पास है। तो जब हमारे पास सबसे बड़ा 24 करोड़ पॉपुलेशन का बाजार है, तो हम उनसे किसी भी प्रदेश से पीछे कैसे रह सकते हैं? ये पहली थॉट तो मेरे दिमाग में आई। दूसरी थॉट एक वर्क कल्चर को चेंज करने की, अब उसके बारे में मैं बोल चुका हूं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उसको एलोबरेट करूंगा तो उसमें काफी समय लग जाएगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहले मैंने कहा डिस्कनेक्ट था। आज मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह रहा हूं कि संतरी से लेकर विभाग के मंत्री तक किसी को भी मिलने में कोई कठिनाई नहीं। जब हम दिल्ली से ये जो आगरा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, वो उसके बने हुए काफी साल हो गए हैं। अब हम अगर गुजरात से हम केवल कंपैरिजन करें तो जो नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 1 बना, जो कि यहाँ से वडोदरा से अहमदाबाद के बीच में, वहां पर अगर आप सफर करें तो उसके दोनों ओर आपको इंडस्ट्रीज मिलेंगी, ट्रक्स सीधे सड़क पे आती हैं, सीधे एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, वहां से एक्सपोर्ट हो जाता है। यही बात ये हम लोग यहाँ पर आगरा एक्सप्रेसवे पे नहीं कर पाए। नहीं, अभी कर पाए, अभी आप नहीं कर पाए थे, कर पाए हैं नहीं, अब हमने किया है। यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट, आपको मालूम है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में उसका काम एशिया का बनेगा सर, वो तो उसके लिए तो बधाई आपको 30,000 करोड़ रुपए का। मैंने बोला वो साइमल्टेनियसली, मैं उसके साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि हमने इधर 2 साल में लगभग 1500 इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटित किए जेवर के आसपास, इसमें लगभग 1150 एमएसएमई से जुड़े हुए थे। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस समय दुनिया में कोविड आया और चाइना के साथ पूरी दुनिया भर के जो रिलेशनशिप हुए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में एक दिन टॉयज की चर्चा करी। तो जब उन्होंने टॉयज की चर्चा करी तो मैं वहां पर गया, मैंने टॉयज इंडस्ट्रीज वालों को बुलाया और उन लोगों को हमने एक टॉय का पूरा क्लस्टर एक डेवलप किया, टॉयज का पार्क, और हमने लगभग 125 टॉयज वालों को वहां पर लैंड दे दिया। अभी और डिमांड आ रही है। हमने हैंडलूम वालों के लिए वहां पर किया, एमएसएमई के लगभग 1100-1150 वहां पर हमने इंडस्ट्रियल प्लॉट दिए। वहां पर हमारा फार्मास्यूटिकल्स पार्क आ रहा है, वहाँ उसी जगह के ऊपर हमने ये जो मेडिकल डिवाइस पार्क हम लेकर आ रहे हैं, वही उसी स्थान के ऊपर जिस समय फिल्म सिटी की बात हो रही है, तो ये उसके किनारे किनारे, उसके केवल किनारे इतना ही नहीं, हम हेरिटेज कल्चर के नाते से भी, क्योंकि मथुरा वृंदावन उसी सेक्शन में जिसकी आपने चर्चा करी, उसको हेरिटेज डेवलपमेंट के नाते से वहाँ पर हेरिटेज कॉरिडोर भी बनाने की बात करी है। महत्वपूर्ण बात अग्रवाल साहब ने ये कही कि कभी कभी हम जिस समय श्री राम जन्मभूमि मंदिर को या अयोध्या के बाबा विश्वनाथ मंदिर को केवल एक धार्मिक दृष्टि से तो देखते ही हैं, वो हमारी संस्कृति का आधार है, लेकिन अगर मैं इस बात को कहूं कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रेफर्ड पिलग्रिम टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा तो वो हिंदुस्तान होगा, और हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश होगा, चाहे बौद्ध सर्किट की बात हो। ये भारत की आस्था का केंद्र है सर, रामकृष्ण बौद्ध सर्किट, इसलिए मैंने बौद्ध सर्किट की बात करी। वहां पर कुशीनगर एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में डेवलप हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर अगले 2 साल में बन जाएगा, तो मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा पिलग्रिम टूरिस्ट अयोध्या में आएगा। और अभी थोड़े देर, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, पिछले महीने की 23 तारीख को पिछले महीने की उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका बाबा का आशीर्वाद मिला था। तो इसी दरमियान इतना ज्यादा वहां पर रश है,
बनारस में आपको सबको मालूम है कितना ज़्यादा रश है कि वहाँ पर लोग बहुत तेज़ी से लोग आना चाहिए कि लोगों के मन में आस्था, और आस्था के साथ साथ मैंने कहा बदलते हुए परिवेश में लोग सुविधा भी चाहते हैं। जिस समय पहले का एक ज़माना होता था कि आदमी कहता था कि हम जिस समय पर्यटन पर जा रहे हैं, विशेष रूप से तीर्थाटन पर जा रहे हैं, तो जब तक पैर में बीमारियां ना हो और पैर थक ना जाए तब तक वो आशीर्वाद नहीं मिलता। अब लोगों के मन में चेंज हुआ है कि नहीं, सुविधा होगी तो मन लगेगा भगवान की तरफ, और मन लगेगा तो आशीर्वाद मिलेगा। तो वो इस चेंज हुआ है। एक बात जो आशुतोष जी ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण की, उन्होंने बिजली पावर सेक्टर के अंतर्गत उन्होंने बात की, लॉ एंड ऑर्डर की बात की। लॉ एंड ऑर्डर को मैंने एक लाइन में पहले बोला था, पावर सेक्टर में मैं एक लाइन में लोगों को बताता हूँ कि पहले बिजली आती नहीं थी, बिजली जाती नहीं है। तो जब जाएगी नहीं तो फिर स्वाभाविक रूप से इंडस्ट्री से है। मैं यहाँ पर एक बात और जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने कानपुर की इंडस्ट्री की बात करी थी। एक ज़माने में जिस समय टेक्सटाइल्स की बात होती थी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्सटाइल मिल्स चलाती थी देश भर में, चाहे वो पंजाब में थी, कुछ महाराष्ट्र में थी, कुछ उत्तर प्रदेश में थी। उत्तर प्रदेश में कानपुर वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस एज फार एज टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज कंसर्न। लेकिन कालांतर में 2-3 दशक पहले ही, क्योंकि वो प्रोडक्ट ऑब्सोल्यूट हो गया, सरकारों ने सीधा बिजनेस में सरकार आए कि ना आए, सरकार का काम ये करना नहीं है, उसके कारण से बंद हुई। लेकिन क्योंकि कानपुर का मैं रहने वाला हूँ, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है मेरे पास, ये बात जरूर मैं बताना चाहता हूँ कि एक ज़माने में सिर्फ टेक्सटाइल के नाते से कानपुर मशहूर था, जो अनफॉर्चुनेटली धीरे धीरे समाप्त की स्थिति 3 दशक पहले ही लगभग समाप्त हो चुका था। उसकी किसकी जिम्मेवारी थी मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन एक कम्युनिस्ट के एमपी थे जरूर, उन्होंने 3 बार रहे, तो उनका बहुत बड़ा रोल था उसमें। लेकिन आज की डेट में मैं कह रहा हूँ, आज की डेट में कि अगर हम एनसीआर को छोड़ दें, क्योंकि एनसीआर के अपने प्रिविलेजेस होते हैं, कैपिटल सिटी के पास होने के बाद वो नोएडा और गौतम बुद्ध नगर के हमारी तीनों अथॉरिटीज़ हो जाए, चाहे गाजियाबाद हो जाए, उसके अपने प्रिविलेजेस होते हैं। अदरवाइज कानपुर आज भी सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है पूरे प्रदेश में। आज जैसे अभी आदरणीय आशुतोष जी ने बोला कि होजरी में हम तीसरे नंबर पे पूरे देश में, वहाँ पर कानपुर में। अगर हम एडिबल ऑयल्स की बात करें, खाने वाले तेल की बात करें, तो जितना प्रोडक्शन हमारे यहाँ कानपुर में होता है शायद अन्य स्थानों के ऊपर होता। अगर हम साबुन की बात करें तो हमारे ब्रांड कानपुर के पूरे देश में एक ज़माने में जो कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज होती थी, मैं कंपनियों के कंपटीशन में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज कानपुर की कंपनी का सबसे बड़ा नाम है। अगर आज हम लेदर की बात करें तो लेदर के नाते से है। यदि हम ये मैंने आपको इसके बारे में बताया, होजरी के बारे में बताया, साबुन के बारे में बताया, एडिबल ऑयल। अगर हम खाने वाले मसालों की बात करें तो खाने वाले मसालों के नाते से आज कानपुर महानगर के जो 2-3 ब्रांड्स हैं वो पूरे देश में मशहूर हैं। आज डिफेंस इंडस्ट्रीज के नाते से कानपुर में, क्योंकि हमारे पास ये एक अवसर था, प्रिविलेज था कि हमारे पास PSUs, डिफेंस PSU सबसे ज़्यादा थी। और अब जिस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डिनेंस बोर्ड को ख़त्म करके कंपनीज बनाने का काम किया, तो 7 में से 3 डिफेंस की कंपनीज जो हैं वो कानपुर के, इन्होंने उसका करके नई कंपनीज बनाने का जो काम किया, रिफॉर्म जो किए, उसमें से 3 कंपनी कानपुर के, इस नाते से डिफेंस के वहाँ पर। तो रिस्ट्रक्चरिंग कर दी सर आपने? रिस्ट्रक्चरिंग कर दी आपने? हाँ, हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कर दिया था उसको उन्होंने ऑर्डिनेंस बोर्ड को उन्होंने समाप्त करके 7 कंपनी। सर जो सिक PSUs हैं उसके लिए आप लोगों की क्या पॉलिसीज है? क्या आप उसको मतलब लैंड को आप मतलब डाइवेस्टमेंट करने के लिए? ये सिर्फ ये इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये जो स्पेशली जो टेक्सटाइल मिल्स थी, इनका कुछ लैंड का इशू था। पिछली सरकारों ने कुछ वो लैंड्स बेच दी थी और उसमें कई प्रकार की अनियमितता की बात आई थी। तो CBI उसकी इंक्वायरी कर रही है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें जिस समय इस प्रकार के कागज में फंस जाती हैं, हाँ तो कहीं ना कहीं कठिनाई हो जाती है। तो मिसाल के तौर पर जो जैसे सर नैनी पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया होता है प्रयागराज के पास में, वहाँ पर जो ITIs थी, यहाँ बहुत सारे 3-4 PSUs एक ही सीरीज में है, तो उनको या तो फिर रिवाइव किया जाए या फिर उनको रिस्ट्रक्चर किया जाए। प्रयास होता है, जैसे मैंने आपको बोला ना, ये सारे PSUs को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफेंस के उसके कंपनीज बना दी, और उसमें से 3 महत्वपूर्ण कंपनीज कानपुर में, 7 में से। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, और इसीलिए मैंने कहा कि आज भी कानपुर में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। सर जनरली ये सोच, मैं इस बात को नहीं मानता कि कानपुर में एक जमाने में इंडस्ट्री थी। एक जमाने में जो थी, दुर्भाग्य से उसमें कमी आई, लेकिन आज भी कानपुर महानगर एक बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन। सर आपसे बात करके ऐसा लग रहा है जी, आप सवाल, अच्छा ठीक है, मैं बस एक करके फिर मैं सवाल करता हूँ, आप चलें अवधेश सवाल करें आप। आपका आवाज़ नहीं आ रही है, शायद आप माइक्रोफोन प्लीज उसके। जी वो शायद माइक ले लें प्लीज।
देश की जनता ये जानना चाहेगी कि 2012 से 2017 के अखिलेश सरकार की अर्थनीति, उद्योग नीति और 2017 से 2022 तक अब जो आएगा उसमें योगी आदित्यनाथ सरकार की अर्थनीति और उद्योग नीति में क्या अंतर है, जिससे लोग समझे कि नहीं ये डिफरेंसेस आया है। खासकर जो उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी जो है वो छोटे लोगों की, सामान्य लोगों की है, तो उनके लिए क्या गुणात्मक अंतर आया है? चुनाव में क्या लेकर के आप जा रहे हैं कि बताएंगे कि उनके समय में ये नहीं था, हमारे समय में हुआ आपके नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की है। मैं इस और जरूर कहना चाहता हूं कि उद्योग नीति में ये है, क्योंकि मैं विगत 31 वर्ष से विधानसभा में हूं। 2012 से 17 के बीच में, क्योंकि मैं इंडस्ट्रियल टाउन से आता था, मैं कोई इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का प्रश्न लगाता था तो इंडस्ट्री मिनिस्टर जवाब देते, मैंने कहा आपकी पॉलिसी क्या है, तो उन्होंने कहा ये किताब है, इसको पढ़ लीजिए। तो मैंने कहा आपने पढ़ी? उन्होंने कहा आपको तो दे रहा हूं, आप पढ़ लीजिए। जिन्होंने इंडस्ट्री की पॉलिसी को जो जानते ही नहीं थे, आज इंडस्ट्रियलाइजेशन महत्वपूर्ण बात है। मैंने अभी कहा कि इंडस्ट्री के नाते से जो पॉलिसीज थी, जो लोग उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री के नाते से आना नहीं चाहते थे, मैंने कहा जो लास्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन होता था उत्तर प्रदेश का, आज मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है। तो इंडस्ट्री के नाते से तो मैं कहूंगा कि आज इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारी जो पॉलिसीज आई, हमने डेटा सेंटर पॉलिसी की मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। डेटा सेंटर पॉलिसी आज देश भर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी पॉलिसी है, अट्रैक्टिव पॉलिसी है। अभी हीरानंद नानिस ने अपना डेटा सेंटर बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी ऑब्वियसली बिग जायंट्स आएंगे डेटा सेंटर के लिए, बड़ा काम है। अडानीस वालों को हम लोगों ने लैंड दे दी। तो आज इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री, पहले तो इंडस्ट्री की था ही नहीं, मैंने कहा डिस्कनेक्ट था। कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाते से इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात ही नहीं होती थी, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता के ऊपर ही नहीं था। जिस समय प्रायोरिटी ही नहीं होगी तो फिर उस समय पॉलिसी होना या ना होना, उसके ऊपर आगे बात करने ना करने का कोई इशू नहीं होता था। आज मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज इंडस्ट्री डिस्कस होती है, सिर्फ चुनाव के समय ही नहीं है। मैं सिर्फ इसको चुनाव के साथ ही नहीं जोड़ना चाहता कि पहले चुनाव में डिस्कशन कहां होता था कि इंडस्ट्री कौन सी है। पहले चुनाव में डिस्कशन होता था कौन सी बिरादरी के वोट दोगे, कैसे वोट दोगे। पहले जाति के हिसाब से चुनाव में डिस्कशन होता था, अब इस आधार के ऊपर नहीं होता, अब डेवलपमेंट के आधार के ऊपर होगा। और जिस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती है, तो हम जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बहुत सारे नाम बताए, मेरे पास बहुत एक लंबी फेरिस्त है। मैंने कानपुर के बारे में बताया, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में आपको बताया, मल्टीनेशनल्स जो दुनिया भर से आ रही है मैंने उनके बारे में आपको बताया, MSME सेक्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया, हमने प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स लेकर आ रहे हैं, मैंने उसके बारे में बताया। तो ये सारी की सारी, देयर इज ए वास्ट डिफरेंस बिटवीन मतलब 12 to 17 और 17 से 2022 तक बहुत बड़ा अंतर है। आज लोग डिस्कस करते, मैं कह रहा इसके पहले एक डिस्कशन कहाँ होता था? कौन से चुनाव में इस बात का डिस्कशन होता कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है कि नहीं है? कौन से चुनाव में इस बात का डिस्कशन होता था कि इकोनॉमी के बारे में बात करें कि नहीं करें? इसकी बात का डिस्कशन नहीं होता था। तो वो बहुत बड़ा फर्क है जो पिछले 5 वर्ष में बातें शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश अगले 5 साल में अगर हम समझना चाहें, 2022 से 27 जिस पंचवर्षीय योजना की बात योगी जी कर रहे हैं, अगले 5 साल बाद आप कहां खड़े हुए देखते हैं उत्तर प्रदेश? ये इकोनॉमी के बारे, जैसे अभी बताया प्रधानमंत्री जी ने, जिस समय देश का इकोनॉमी का बात तय करी कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, आज जिस समय उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक लक्ष्य रखा है, निश्चित रूप से हम उसको प्राप्त करने के लिए सारी की सारी बात करेंगे। और जिस समय डेवलपमेंट की बात है, जैसे आदरणीय त्यागी जी ने बोला कि ईज ऑफ लिविंग से सर्विस सेक्टर के अंतर्गत हम उसको कितना और अच्छी तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्योंकि मेजर शेयर जो इकोनॉमी का होगा वो सर्विस सेक्टर से ही आता है। सर्विस सेक्टर अभी भी उसी से आता है, सर्विस सेक्टर से आएगा, सर्विस सेक्टर के बाद फिर एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। इंडस्ट्री भी उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसमें कोई ये नहीं कह सकते। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन पीपल टॉक अबाउट इकोनॉमी एंड दे टॉक, वो सिर्फ अपने आप को इंडस्ट्री के ऊपर लाकर केंद्रित कर देते हैं, ऐसा नहीं है। 50% से लगभग सर्विस सेक्टर से आता है, और उसके बाद मेजर पोर्शन लगभग 25 से 30% के बीच में एग्रीकल्चर से होगा, और 15 से 20% के बीच में इंडस्ट्री से होगा। तो हम उस और आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने कहा अब प्राथमिकताएं बदली हो ना, प्राथमिकताएं जिस समय बदलती हैं, जिस समय सोच बदलती है, आपको लैंडस्केप बदलने के लिए माइंडस्केप चेंज करने की जरूरत है। और आज जिस समय वो माइंडस्केप चेंज है, आज मैंने कहा ना, आज इकोनॉमी के इलेक्शन के समय में इकोनॉमी की बात हो रही है ना, कब होती थी बात? कभी होती नहीं। बिल्कुल सही बात की सर, कि अगर हम माइंडसेट चेंज कर पाएं, जो पहले हम सोचते थे हम केवल IAS पीसेस बनाने वाला राज्य हैं और हम केवल सरकारी नौकरियों में जाएंगे, अगर हम उससे आगे बढ़ के जो माइंडसेट दूसरे राज्यों का है, अच्छी बातें वहां से लें और अपना एक नया विकास का मॉडल बनाएं, तो एक बहुत ही बड़ी राह हम देश को भी दे सकते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश
बहुत ही महत्वपूर्ण है देश के लिए। सतीश महाना जी बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। औद्योगिक विकास मंत्री सर, मेरे पास समय नहीं है सर, माफ कीजिएगा। और प्रोफेसर एम के अग्रवाल जी बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। यशवीर त्यागी जी बहुत शुक्रिया। और आशुतोष शुक्ला जी उत्तर प्रदेश के एडिटर दैनिक जागरण। मुझे सर चलिए ठीक है, प्लीज एक प्लीज माइक दे दीजिए उन्हें, प्लीज। एक रिपोर्ट आई है, अपना परिचय दे दीजिए प्लीज। जी, मैं डीपी यादव हूँ और प्रवक्ता पीएसपीएल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के आदरणीय शिवपाल जी के पार्टी का। तो उसमें एक सवाल मेरा ये है कि विश्व असमानता की जो रिपोर्ट अभी आई 2022 में, उसमें जो विश्व में असमानता बढ़ रही है, गरीब और अमीर के बीच की जो बढ़ रही है, विशेष करके हिंदुस्तान में उसका बहुत विभत्स रूप है। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में जो 10% लोगों के पास 60% धन है और विशेषकर उत्तर प्रदेश के हालात बहुत खराब हैं। तो इसके लिए जो सरकार की नीतियां कितनी जिम्मेदार है, सरकार आर्थिक रूप से कितना, यूपी के जो जिस इनइक्वालिटी इसमें पूरा मैट्रिक्स ऑफ इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, यूपी के आंकड़े हैं आपके पास? नहीं, पूरे भारतवर्ष का उसमें दिया है और उत्तर प्रदेश की हालत उसमें इंडिकेट किया ज्यादा खराब है। तो क्या जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है क्या वो कितना प्रासंगिक है, इसके बारे में तरीके से आपके सवाल को रखता हूं। जो मैट्रिक्स ऑफ इनइक्वालिटी है पूरी दुनिया में, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उत्तर प्रदेश उसको कैसे एड्रेस करेगा? देखिए उसी और आगे बढ़ने की बात हो रही है ना। ये जो असमानता थी, ये 5 वर्षों के अंतर्गत नहीं है, इसकी नींव ही वहां से पड़ी थी। इसकी नींव ही जिस समय शुरुआत हुई, जिस समय जो भी मतलब पॉलिटिकली उस बात को नहीं कहना चाहता, लेकिन पीपल वेर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दोज पीपल जिनको बात अभी जैसे आशुतोष जी ने बात कही कि इनकम टैक्स देने वाले को भी ईमानदार है तभी वो दे रहे। प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को बोला, लेकिन उसके साथ साथ एक जो जीवन स्तर बढ़ना चाहिए लोगों का। मैं अगर लोगों का जीवन स्तर बढ़ाने की जिस समय बात होती है, जिस समय गांव की बात होती है, गरीब की बात होती है, जिस समय ये बात थी कि एक गैस सिलेंडर रिफिल कराने के लिए 2 दिन लगते थे, अब उनको मुफ्त में मिल रहा है। अब आदमी को जिस समय उनको हर चीज, ये संसाधन जो जरूरी संसाधन उनको मिलेंगे, तब उनकी सोच अपने आप को आगे बढ़ाने की होगी। नहीं तो वो उसी में फंसे रहते थे कि अपनी जिंदगी को चलाने के लिए। अब जिंदगी को चलाने के साथ साथ उनको एक अवसर है कि ये तो अब हमारा संसाधन हो ही गया, अब हमने अपने आप को आगे बढ़ाकर मेन स्ट्रीम में हमने कैसे लाना है, तब उसी और सोचेंगे, उस और सोचने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। जवाब मिला होगा कि ये जो समावेशी विकास है, पहले डेवलपमेंट, उसके बाद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंट, ये एक फोकस है। तो बहुत धन्यवाद, वक्त इतना ही। आप चारों ही पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार ताली हो जाए हमारे पैनलिस्ट के लिए। और यही निकल करके आती है बात की जो समावेशी विकास है वो एक बड़ा फोकस है, और ये है नया उत्तर प्रदेश। धन्यवाद अजय। ये कौटिल्य का देश है जहां अर्थशास्त्र रची गई, जहां पर कहा गया कि ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धित धर्मार्थौ चानुचिंतित। हमारे बीच मंच पर हैं दूरदर्शन के महानिदेशक श्री मयंक अग्रवाल। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें।